हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों से जब बात करते हैं, स्पेशली वो जनरल कैटेगरी से होते हैं, तो उनके अंदर रिजर्वेशन को लेकर एक इतनी नफरत है जिसका कोई आधार है नहीं। और उसी नफरत को पॉलिटिकल पार्टियां या जो लोग जिनका एजेंडा कुछ और है उसको हथियार बना के लोगों को बांटने का काम करते हैं। और जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो लोग हैं कैटेगरी से, ओबीसी एससी एसटी से हैं, उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये तो कोटा से है, ये तो उससे है, ये तो उससे है। सबसे पहले तो जब हम रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे तो इसके आधार जो है वो क्या थे, रिजर्वेशन देने का आधार क्या था, क्यों दिया गया रिजर्वेशन, जरूरत क्यों महसूस हुई। हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव था। बहुत सारे देशों के उन्हें संविधानों को पढ़ा, बहुत सारी एजुकेशन उन्होंने प्राप्त करी। तो बेवकूफ़ तो थे नहीं, और ना ही जो उनका एजेंडा है वो उतना बहुत ही शॉर्ट था। कोई छोटा गोल था कि भाई, या कोई नफ़रत उनके अंदर थी कि भाई किसी को नीचा दिखाना है या किसी को ऊपर उठाना है। उनकी सोच बहुत दूरदर्शी थी। उनकी जो सोच है वो थी कि समाज में सभी का पार्टिसिपेशन हो, और सभी मतलब सभी, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो या किसी भी जेंडर से हो। और आज जो यूथ है या जो लोग हैं जिनको हो सकता है कि देश के बड़े बड़े संस्थानों में उनका एडमिशन हो गया हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज होना और किसी एक फील्ड में आपका अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना तो डिफरेंट चीज़ है। कल कोई आईआईटी में एडमिशन ले ले, लेकिन अगर उसको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं पता तो नहीं पता है। ये थोड़ी है कि आपने आईआईटी में एडमिशन ले लिया तो आपको दुनिया की सारी नॉलेज आपको हो गई। तो पहली बात तो हमें किसी भी टॉपिक को बिना पढ़े उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए जब तक उसकी तय में ना जाओ कि क्यों हुआ, क्या हुआ। और किसी भी जो है इशू है उसको एनालिसिस हमें करना चाहिए एक रेशनल नागरिक बनकर, ना कि इसलिए बनकर कि मैं इस कैटेगरी से हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं इस जेंडर से हूँ। सही क्या है, और देश को सही पॉलिसियाँ ही आगे ले जा सकती हैं। और जब देश जो है स्टेबल होगा बहुत सारे इश्यूज को लेकर, तभी जाके सभी मिलके जब काम करेंगे तभी वो प्रोग्रेस करेगा। अगर हम छोटे छोटे मुद्दों में ही या नफ़रत के अंदर ही खोए रहेंगे तो देश भी एक घर की तरह ही होता है। अगर चार भाई हैं, बहन हैं, उनमें अगर यूनिटी नहीं है और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की क्षमता या भावना नहीं है तो घर भी जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो इसी तरीके से देश भी है। अगर देश में हम लोग आपस में ही लड़ेंगे उन इश्यूज पर जो होने चाहिए, और एक दूसरे कैटेगरी के द्वारा उसमें, या मतलब कास्ट के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा जिनका पर्टिकुलर एजेंडा है, एक नफ़रत फैलाकर अगर समाज को बांटने का काम किया जाएगा तो समाज और देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और आप कुछ लोगों को पीछे छोड़कर, कुछ लोग रूल करके हमेशा के लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप अपने घर का आगे बढ़ा सकते हो सिर्फ। तो अब हम बात करेंगे रिजर्वेशन के जो आधार थे वो क्या थे। रिजर्वेशन का जो आधार था वो था सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। क्योंकि पहले जो देश में एजुकेशन जो है वो कुछ ही जातियों तक थी, और बाकी जातियाँ कोई खेती करते थे, कोई समाज के साफ सफाई के काम करते थे, और अलग अलग जो काम है, कोई मोची का काम करता था, कोई साफ सफाई का काम करता था, कोई खेतों में काम करते थे, कोई पशु पालने का काम करता था। सबका अपना अलग अलग था काम। और कोई एजुकेशन का काम था, जो पढ़ाने का काम करते थे बच्चों को। तो समाज में और जो कैटेगरी हैं उन्होंने तो वो काम जो है, भाई जो किसान है तो वो सबके लिए अनाज उपजा रहा है, जो टीचर है तो वो सभी के लिए पढ़ाई करवा रहा है, कि उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सभी के बच्चों को पढ़ाए। लेकिन धीरे धीरे समाज में चेंज आते गए, नफ़रत धीरे धीरे फैलती गई, एक दूसरे को डोमिनेट करना लोग चाहने लगे। तो उससे क्या हुआ कि एजुकेशन जो है वो कुछ ही लोगों तक सीमित होकर रह गई। और जब देश आज़ाद हुआ तो हमने पाया कि जो डेमोक्रेसी हमने स्थापित की उसके चार पिलर थे। एक है लेजिस्लेशन जिसमें एमपी और एमएलए आ जाते हैं, दूसरी है ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव जिसमें
जितने भी ऑफिसर्स हैं या फिर हमारा एक सिस्टम जो है सरकारी नौकरियों का बना है वो, और तीसरा जो है वो है जुडिशरी, और चौथा है मीडिया। अब इनमें जाने के लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और एजुकेशन जो है वो कुछ ही लोगों तक सीमित है। तो बाकी को कैसे हम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आए ताकि बाकी का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़े, और हर जाति एक फील करे, हर कैटेगरी ये फील करे कि ये देश मेरा है और इसके हर चीज़ पर मेरा अधिकार है। मैं अपनी योग्यता के बेस पर जिसमें भी मेरे लिए सारे दरवाजे खुले हैं, कहीं मेरे ऊपर मजबूरियां नहीं हैं या हिस्टोरिकल जो मेरे साथ हुआ है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। SC ST के लिए आरक्षण उसी टाइम दिया गया, लेकिन OBC के साथ तो काफ़ी ज़्यादती हुई कि जो रिजर्वेशन है वो 91 में आया जाके, और 91 में भी जब आया वो 27% रिजर्वेशन सिर्फ आया, जिसमें जो एक लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है OBC के अंतर्गत आती है 52% के आसपास, हो सकता है अब बढ़ भी गई हो, तो उसका जो प्रतिनिधित्व है उसके अनुसार वो कम ही था। SC ST का नियर अबाउट उसकी पॉपुलेशन के आसपास ही रिजर्वेशन है। तो पहले जो रिजर्वेशन जो था उसमें ये था कि प्रावधान जो था उसमें ये था कि भैया आपने जैसे कोई टेस्ट के फॉर्म भरे, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर ले आते हो टेस्ट में तो आपको जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा, और जो कम नंबर लेके आए हैं वो OBC में या SC ST में रह जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया, और जो 27% है तो उसको 27% पे ही रख दिया गया। मतलब अगर जैसे एक 100 सीटें निकली हैं तो OBC की 52% जनसंख्या जो है उसने फॉर्म भरे, तो वो 27 सीट, 100 में से 27% रिजर्वेशन है तो वो 27 सीट पे ही फॉर्म भरेगी। अगर कोई नंबर ज़्यादा भी ले आता है तो उसी कैटेगरी में रहेगा, जनरल में शामिल नहीं होगा। जब जनरल में शामिल होगा ही नहीं तो हम कैसे उनको रिजर्वेशन से बाहर निकाल पाएंगे। तो ये पॉलिसी जो है वो यहाँ पर इसको फॉलो नहीं किया गया रूल्स को। फिर लोगों के अंदर नफरत फैलाई गई जनरल कास्ट के लोगों के अंदर कि भाई ये जो OBC वाले हैं या SC ST वाले हैं ये तुम्हारी कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए तुम्हारी सीटें खा जाते हैं। जबकि जनरल की जो सीटें हैं एक तरीके से वो रिजर्व्ड नहीं है। अगर आप जनरल में OBC या SC ST से ज़्यादा नंबर लेने वालों को ऐड नहीं करोगे तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में आपने उसको रिजर्व कर दिया है। इसलिए 50% जो सीट है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, वैसे ही बहुत कम लोग ज़्यादा नंबर ले पाते हैं, क्योंकि जो इस कैटेगरी है OBC जो कैटेगरी है उसकी तो लगभग कट ऑफ बराबर ही जाती है जनरल के, लेकिन SC ST जो है उसमें बहुत एजुकेशन का लेवल आज ही बहुत कम है, और OBC में भी कुछ पर्टिकुलर कास्ट में ही एजुकेशन है, सभी कास्ट में नहीं है, काफ़ी जातियाँ इसके अंदर आती हैं। तो 50% जो रिजर्वेशन जो बच जाता है वो जनरल कास्ट के लिए ही बच जाता है, और जनरल कास्ट में कुछ 3-4 कास्ट ही हैं सिर्फ। जो अगर जो जाट है वो भी OBC में आते हैं 10 स्टेट से, तो सिर्फ हरियाणा और राजस्थान के 1-2 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको छोड़कर, तो बाकी जो जैसे जितने भी किसान जातियां हैं या और हैं वो सारी OBC में आ गई, और कुछ 3-4 जो जातियां हैं वो जनरल कैटेगरी में आ गई। तो जब आप जनरल में शामिल ही नहीं करोगे ज़्यादा नंबर लेने वालों को तो ऑटोमेटिकली आपके पास तो जनरल कैटेगरी के पास तो 50% रिजर्वेशन हो गया है। उसमें भी फिर अगर जैसे रिजर्वेशन अगर इतना गंदा था, इतना एक मतलब कमज़ोर लोगों के लिए था, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन पास करने की क्या ज़रूरत थी? क्या उन लोगों के ऊपर आप कमज़ोर होने का टैग लगाना चाहते हैं? और उसमें भी फिर वही चीज़ होगी जो OBC के साथ हुआ वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के साथ होगा, क्योंकि सारे लोग जो है लगभग सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और वो 10% जो रिजर्वेशन है उसमें सेलेक्ट होना ज़्यादा चाहते हैं। तो वो कि भाई रिजर्वेशन से पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा कि 2 नंबर कम ले आएंगे तो हमें उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसमें तो 10 सीटें ही हैं और ज़्यादातर उसी में भरेंगे, तो उसमें कंपटीशन का जो लेवल है जितनी धक्का मुक्की उसमें होगी वो शायद किसी में नहीं होगी। ये भी एक खेल है। और फिर रिजर्व जनरल कैटेगरी में आपको शामिल नहीं किया जाएगा, तो एक तरीके से आप एक मतलब नेक्सस में फंस गए हो। इसी तरीके से अगर हम ये तो जो रिजर्वेशन की जो बात चल रही है इसमें सिर्फ पुरुषों तक सीमित है ये रिजर्वेशन, इसमें महिला रिजर्वेशन की तो बात ही नहीं हुई है। जब
पुरुष और महिला का कंपटीशन एक ही उसमें होगा तो बहुत सारी चीज़ों में आपको पता है कि पुरुष और महिलाएं बराबर नहीं है। दिमाग का नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी तो अवेलेबल होनी चाहिए ना। घर में अगर 2 बच्चे हैं और माँ बाप के पास रिसोर्स बहुत कम है तो वो बेटे पर ही खर्च करना ज़्यादा समझते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब माँ बाप एक जैसे हैं। आजकल सोच बदल रही है, लेकिन ये बात हो रही है स्वतंत्रता जब हम आज़ाद हुए उसके बाद से रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई तब तक, और आज भी कोई बड़े लेवल पे बदलाव नहीं हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स को छोड़कर। तो फिर महिला रिजर्वेशन तो आज तक भी लागू नहीं हुआ, और महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है आप देख सकते हैं कितना परसेंट जुडिशरी में है, कितना परसेंट मीडिया में है, कितना एग्जीक्यूटिव में है, कितना ब्यूरो इसमें लेजिस्लेशन में है। और कुछ परसेंट जो महिलाएं आई भी हैं किसी कैटेगरी में, वो पहले से या तो रिसोर्सफुल घरों से हैं या फिर कुछ परसेंट जो एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो परसेंटेज है टोटल अगर हम डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स में देखें तो नेग्लिजिबल है महिलाओं का। तो महिलाओं के पार्टिसिपेशन को भी सुनिश्चित करना चाहिए था, ताकि देश को अगर आप प्रोग्रेसिव मोड पर ले जाना चाहते हो, विकास करना चाहते हो, तो क्या घर में आपकी मदर आप काम ना करे, आपकी बहन काम ना करे, आपकी वाइफ काम ना करे क्या, तो क्या आप उनके बिना घर की जो प्रोग्रेस है वो कर सकते हो? तो ऐसे ही देश की प्रोग्रेस आप कैसे कर सकते हो उनके बिना, उनके साथ के बिना? और जब तक महिलाओं की इज्जत नहीं होगी, उनको बराबर का पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाएगा, तब तक कोई भी मुद्दा सोल्व नहीं होने वाला। नए नए मुद्दे खड़े होंगे, उनकी सिक्योरिटी को लेकर, अदर इश्यूज को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। इसलिए देश के हर बंदे में, हर कैटेगरी में, हर कास्ट में, हर जेंडर में जो है एक मोटिवेशन होना चाहिए कि ये देश आपका है और फेयर पार्टिसिपेशन का मौका आपको मिलेगा। फिर रिजर्वेशन जो है वो तो दिया, लेकिन रिजर्वेशन कहा था कि लोग जिनके अंदर नफरत है रिजर्वेशन को लेकर, वो कहते हैं कि ये तो 10 साल के लिए हुआ था और अभी कंटिन्यूस चल रहा है। तो जब रिजर्वेशन 10 साल के लिए किया गया था, ये सही बात है, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि भाई कोई पॉलिसी है, हम जब एक टारगेट करते हैं किसी कम्युनिटी को ऊपर उठाने का, तो हम टारगेट लेके चलते हैं कि 10 साल में हमें इस तरीके से इस पॉलिसी को फॉलो करना है और इनका पार्टिसिपेशन जो है इक्वली करना है और फिर इस पॉलिसी को ख़त्म कर देना है, और यही होना चाहिए था। लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो कभी किसी का जिन लोगों का पहले से राज है वो कभी किसी का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित नहीं करना चाहते, और उन्होंने इसको रिजर्वेशन के एक राजनीतिक हथकंडा बना लिया और इस पॉलिसी को सक्सेसफुल ही नहीं होने दिया। सरकारी स्कूल तो खोले गए, धीरे धीरे उनके कंपैरिजन में प्राइवेट स्कूल आ गए। अब जो सरकारी स्कूल का जो लेवल है और जो प्राइवेट स्कूल का जो लेवल है, उसमें 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो एक डीपीएस में जा रहा है, सरकारी स्कूल में जा रहा है, तो क्या वो डीपीएस के बच्चे के साथ कंपटीशन कर पाएगा जब वो कंपटीशन में आएगा? या लेजिस्लेशन में ही लगा लो कि अगर कोई इलेक्शन लड़ने के लिए एक आम जो बच्चे हैं वो जाएं और एक जो रिसोर्सफुल है उसके जाए, तो किसका कंपटीशन होगा इनमें बराबर का? नहीं होगा। इसी तरह डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स में नहीं होगा। फिर चलो स्कूल तक, उस स्कूल में बच्चा पहुंच भी गया, एक डीपीएस में जा रहा है, एक सरकारी स्कूल में जा रहा है, मान लो ठीक ठाक कंडीशन है सरकारी स्कूल की, बाकी हालत तो आपको पता ही है कि कैसी है। तो अगर उस बच्चे की जो जिम्मेवारियां हैं, जो घर है उसका, उसमें ही टेंशन है, माँ बाप की इतनी मजबूरी है कि वो डेली वेजेस पर खाते कमाते हैं और उनके पास बच्चे को फ्री में भी अगर एजुकेशन है तो वो भेजने के लिए उनके पास वो समय ही नहीं है, क्योंकि बच्चे को भी मतलब वो कमाना पड़ता है अपने परिवार को चलाने के लिए, इतनी सारी मजबूरियां हैं। तो क्या वो बच्चा मान लो घर छोड़ के चला भी गया, स्कूल माँ बाप ने भेज भी दिया, तो क्या वो अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा? क्या जितनी बुक्स, जो चीज़ें, जो एजुकेशन, जो कोचिंग उसको चाहिए कि वो कर पाएगा? नहीं। तो रिजर्वेशन को लागू करना 10 साल में ख़त्म करने का मतलब ये था कि भाई हम जो ये कैटेगरी हैं उनकी जो नींव उनके पेरेंट्स हैं, उनको भी हम मजबूत करें ताकि वो बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज सकें, उसके एजुकेशन पर ध्यान दे सकें। लेकिन हमने लोगों की इनकम बढ़ाने का उनका सोर्स जो है वो कोई नहीं किया, और उनकी जो मजबूरी है उसको जो को त्यों रखा। इसलिए बहुत सारे लोग तो अपने बच्चों को स्कूलों तक पहुंचा ही नहीं पाए। सरकारी स्कूल स्टार्टिंग में खुले, ठीक ठाक लेवल रहा, उसके बाद से कैटेगरी क्लास स्टार्ट हो गई, प्राइवेट स्कूल का हो गया,
हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी है, दिल्ली हाई कोर्ट का, कि भाई सभी जो कर्मचारी हैं या एमएलए एमपी हैं वो अपने जो बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में भेजेंगे, ये लागू होना चाहिए। लेकिन आज तक ये जो डिसीजन है, कहते हैं कि हम अगर कोर्ट का डिसीजन आता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है अगर आपने लागू नहीं किया तो, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाया और कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं है। तो बात यह है कि जो नई जनरेशन है इसके अंदर रिजर्वेशन के प्रति और भी ज़्यादा नफरत हो गई है, और जो लोग हैं वो रीजनेबल बेस पे चीज़ों को सोचना भी नहीं चाहते हैं। बस कुछ मिल गया, मुझे मिल गया तो फिर मैं उसी को ही कहूँगी, नहीं नहीं ये अच्छा है वो बुरा था। तो किसी भी पॉलिसी को अच्छे तरीके से समझें और सभी का रिस्पेक्ट करें, सभी की इज्जत करें। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें एक दूसरे को देखना चाहिए, ना कि कास्टिज्म के बेस। हम किसी से दोस्ती भी करते हैं तो कास्ट के बेस पर क्यों? मैंने देखा है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कास्ट के बेस पर ग्रुप बनाए रखते हैं, उन्हीं से दोस्ती करते हैं, उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं। चलो ठीक है, आप इकट्ठा भी हो, लेकिन आप दूसरों के अंदर वैमनेस से तो मत फैलाओ। या रिजर्वेशन को लेकर जो रिजर्व कैटेगरी से जो लागू सिलेक्ट होते हैं कहीं पर, तो मैंने देखा है कि उनसे जब बात करो जनरल वालों से तो कहेंगे अरे कोटा का है वो। अरे कोटा होना कोई दाग तो नहीं है, ये तो जस्ट एक फैसिलिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। कोटा होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो दिमाग से कमज़ोर है। अगर जस्ट रिजर्वेशन जस्ट इतना है कि सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप जो पहले से ही उस फील्ड में हैं उन लोगों से आप थोड़े कम नंबर ले आए तो भी आपका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था की गई। लेकिन एक क्या कोटे वाला अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता? कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको डॉक्टर नहीं बनाता है, डॉक्टर बनाता है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद की जो 5 साल की प्रैक्टिस होती है वो। कुछ लोग कहेंगे कि जो डॉक्टर है ना वो तो कोटा वाला था। अरे ये चीज़ें जो है ये मत फैलाओ समाज में। जस्ट जो 5 साल अगर सिर्फ एंट्रेंस बेस पर ही अच्छे जो वो बनते डॉक्टर बनते तो फिर 5 साल की ट्रेनिंग, 5 साल की प्रैक्टिस, इन सब की ज़रूरत क्या थी? अब 5 साल जो फील्ड में जो बिताता है, अपने कॉलेज में जितनी अच्छी प्रैक्टिस करता है, जितना पढ़ता है, जितनी फिर 2 साल जाके रूरल एरिया में हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता है, तब वो जाके अच्छा डॉक्टर बनता है। तो वही प्रैक्टिस जो है वो आपको डॉक्टर बनाती है। ऐसे ही अगर आप पुलिस में भर्ती हो गए तो वो जस्ट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो आपको अच्छा पुलिसमैन नहीं बनाता है। उस आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, आपकी वहाँ पर आपको कानून भी पढ़ाया जाएगा। उस टाइम जो आप पढ़ाई करोगे, जो फिजिकल ट्रेनिंग करोगे, जो सीखोगे, वो आपको अच्छा पुलिसमैन बनाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो रिजर्वेशन के प्रति नफ़रत जो फैला रहे हैं और या नफ़रत उनके अंदर है उसको निकाल दें और अपने सभी भाई बहनों को के इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करें, जिनके साथ हिस्टोरिकल एक वो हुआ है कि भाई एजुकेशन से वो दूर है, किसी फील्ड से उन्हें दूर किया गया, तो उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित है। और दबाव इस तरीके से सरकारों पर बनाना चाहिए कि भाई आप रिजर्वेशन को अच्छे तरीके से फॉलो करके आप एक टारगेट बना लो 2 साल का, 10 साल का, 15 साल का, जो भी है आपको सही लगे, और आप इस पॉलिसी पर एक अच्छे मिशन मोड पर काम करो। इतने साल के बाद एक रिपोर्ट निकालो, उस रिपोर्ट में दिखाओ कि आपने सभी का पार्टिसिपेशन जो है वो सुनिश्चित कर दिया गया है, अब कोई आगे या पीछे नहीं है, सब बराबर हैं, और फिर इस को ख़त्म कर दो। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी हैं वो किसी भी इशू को सॉल्यूशन नहीं करना चाहती हैं, वो उस इशू को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि वो उस पर पॉलिटिक्स कर सकें और लोगों को नफ़रत के आधार पर बांट सकें। इसलिए यंग जनरेशन जो है या फिर जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी इशू पर जो है रेशनली सोचें। फेसबुक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई हुई पोस्ट के ऊपर पोस्ट पढ़ के उनके बेस पर डिसीजन ना लें, और सरकारों पर अच्छी पॉलिसीज़ बनाने का, होलिस्टिक पॉलिसी जिसमें सभी का डेवलपमेंट हो। यहाँ पर मानव जीवन किसी को डोमिनेट करने के लिए या किसी को आगे पीछे छोड़ने के लिए नहीं है। यहाँ पर सभी को साथ लेकर भाईचारे के साथ रहने का एक मैसेज जो है वो होना चाहिए और साथ लेकर चलना चाहिए। कितनी सारी ज़िंदगी मिली है, कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं आता है। 70 साल, 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20-23 साल तो एजुकेशन में ही निकल जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में निकल जाते हैं। उसके बाद
कुछ साल जो है वो कैरियर एस्टेब्लिश करने में निकल जाते हैं, फिर वो 20-30 साल आपके रहते हैं। आम आदमी के तो वही है, अपने बच्चों को सेटल करने में, ये सब करने में निकल जाते हैं। लेकिन फिर आप किसके लिए, मतलब किस लड़ाई के लिए, तब तक जो है वो बुढ़ापे की एज हो जाती है, तो आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? किसको नीचा दिखाना चाहते हैं? क्या इस धरती को हमें कोई लाइफ टाइम, मतलब अनंत टाइम के लिए तो कैप्चर करना नहीं है। इसलिए जब तक भी इस यहाँ पर हैं, तो ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो बनाने में सहयोग करना चाहिए। अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखने चाहिए। मैं देखती हूँ कि कई लोग जागरण में, इन न्यूज़पेपर्स में ऐसे ही आर्टिकल दे देते हैं, और वो आर्टिकल इतनी बायस्ड होते हैं किसी एक कैटेगरी को, किसी एक उसको वो करते हुए, किसी भी इशू पे लगा लो, हमेशा कैटेगरी आ जाती है या कास्ट आ जाती है, उसको सपोर्ट करते हुए या दूसरी को नकारते हुए। तो इस टाइम ज़रूरत है एक ऐसे रेशनल लोगों की देश को, जो भाईचारे के दम पर, सेक्रीफाइस के दम पर सभी को साथ लेकर आगे चलने का काम करें, नफ़रतों को इस देश से विदा करें और भाईचारे के साथ रहें, सबके साथ पार्टिसिपेशन जो है वो सुनिश्चित करने में सहयोग करें। धन्यवाद।